अस्सलाम वालेकुम। एक तवील वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला होगा या शुरू हो चुका होगा। एशिया कप का फातेह कौन होगा ये तो खैर फैसला जो है वक्त करेगा, लेकिन आज जिस रिवायती हरीफ से हम टकराने जा रहे हैं इसके साथ हम बहुत सारे मैदानों में मुकाबले के पीछे रह गए हैं। और अगर हम इस चीज का एतराफ करें तो इसमें शर्मिंदगी नहीं है, इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। 1991 इंडिया का वो साल था जो पाकिस्तान के लिए साल 2022 था, 2023 था। सेम हालात थे। इंडिया की एक हुकूमत, मुंतखब हुकूमत, मखलूत हुकूमत जो है वो कांग्रेस पार्टी की हिमायत खत्म होने पर गिर गई, डिफॉल्ट के दहाने पर था। क्या मामलात थे, किस तरह से निकला, क्या पॉलिसीज अपनाई और हम क्यों ये सब कुछ नहीं कर पा रहे, सब पर आज तफसील से बात करते हैं। एक दिन के फर्क से आजाद होने वाला यह मुल्क है और इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, जबकि पाकिस्तान का इस फहरिस्त में 41वां नंबर है। अब मजमूई तौर पर अगर बात करें तो पाकिस्तान अब तक IMF के पास जो है कमो बेश कोई 22 बार जा चुका है और पहली बार 8 दिसंबर 1958 को गया। और यह सिलसिला आपके सामने है, 2022-23 तक जारी है। अभी भी हम IMF प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इस लास्ट रिजॉर्ट की तरफ हम 22 बार गए हैं, जबकि इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7 बार IMF के पास गया है और 1991 में आखिरी बार गया, यानी कि 1991 वाज द लास्ट ईयर जब इंडिया जो है वो IMF के पास गया, IMF का प्रोग्राम लिया और उसके बाद उसने टेबल्स को टर्न किया। और सूरत हाल जो है वो ये है कि अब इंडिया 5वीं बड़ी मईशत है। माली सूरत हाल इंडिया की क्या थी 91 में, जरा आपको बताते हैं। भारत जिसके पास सिर्फ और सिर्फ उस वक्त 3 हफ्तों के इंपोर्ट जखायर थे, कमोबेश पाकिस्तान जैसी सूरत हाल। सियासी बहरान उरूज पर था क्योंकि जनता पार्टी की जो अकलियती हुकूमत थी फरवरी 1991 में वो अपना बजट पास नहीं करवा सकी। यूं फिर इंडिया की जो क्रेडिट रैंकिंग थी मुख्तलिफ इंटरनेशनल फर्म्स में वो मुतासिर हुई और इंडिया को लोन्स नहीं मिले। और इसी बीच जो है इंडिया IMF के पास गया, लेकिन मुज़ाकरात के बीच कांग्रेस पार्टी ने जनता पार्टी की जो हुकूमत थी उसकी हिमायत खत्म कर दी और यूं सरकार गिर गई, जिसकी वजह से IMF ने उस वक्त के वजीर खारजा से यह कहकर मुज़ाकरात से इनकार किया था कि आप किस हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, भारत में तो कोई सरकार है ही नहीं। एक बहरान था, तो वो इंडिया जिसने अपने मुआशी बहरान पर काबू पाना था उसके सामने एक सियासी बहरान था। बातें आपको मिलती जुलती लग रही होंगी, पाकिस्तान के साथ ऐसा ही था। और फिर जो है मुज़ाकरात नहीं हो सके IMF और इंडिया के दरमियान और इंडिया ने मुआशी बहरान पर काबू पाने से पहले जो सियासी बहरान था उस पर काबू पाया और एक नई हुकूमत बनी और इलेक्शन की राह पर यह इंडिया चल पड़ा। और फिर प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर आए, वजीर आजम बने PV नरसिम्हा राव, ये मुल्क के वजीर आजम बने। और इन्होंने पहले दिन कोई जश्न नहीं मनाया, कोई पार्टी नहीं की, कोई बड़ी दावत नहीं दी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि सेक्रेटरी खजाना को बुलाया और बोला कि मुझे बताएं कि अखबारों में जो हम सूरत हाल पढ़ रहे हैं क्या ये ऐसी ही है। उन्होंने बताया जी ऐसी ही है। फिर उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के साबिक सरबराह मनमोहन सिंह साहब को फोन किया और बोला कि जी आप वजीर खजाना हैं, आप आएं और इस मुल्क को संभालें, इसको बहरान से निकालें। फिर PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जो टीम है उसने भारत की जो मुआशी तकदीर है उसको बदल कर रख दिया। वो भारत जो आज के पाकिस्तान और माजी करीब के श्रीलंका जैसा था वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया और एक बड़ी मार्केट के तौर पर उभरा। कैसे हुआ ये सब कुछ, ये भी जरा आपके साथ शेयर करते हैं। भारत ने बड़े मालियाती और करंट अकाउंट खसारे, मईशत पर बैनुल अक़वामी एतमाद में कमी, अफरात ज़र और मुसलसल तिजारती खसारे की वजह से रुपए की कदर में कमी की, पहला कदम। दूसरी चीज ये की सबसे इंपॉर्टेंट कि तकरीबन 47 टन सोना बैनुल अक़वामी मार्केट में उसने गिरवी रखा, बैंक्स में गिरवी रखा और इसके एवज कर्ज हासिल किया। और फिर 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991 वो तारीख साज दिन है भारत की मईशत का कि जिसे वो मनाते हैं वो इसलिए कि श्री मनमोहन सिंह ने, जो कि एक बड़े लर्नेड आदमी थे, बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, कोई सियासतदान नहीं थे, बड़े टेक्निकल आदमी थे, उन्होंने बजट पेश किया जिससे इंडिया एक उभरती हुई मईशत बना और 32 सालों बाद फिर भारत दुनिया की जो है वो एक ताकतवर तरीन मईशतों में से एक है। मनमोहन सिंह ने, मैं अगर आपके सामने बयान करता हूं, उन्होंने किया क्या, मखसूस अशिया के अलावा बाकी तमाम अशिया की इंपोर्ट पर आयद पाबंदी को खत्म किया, यानी इंपोर्ट बैन को खत्म किया, इंपोर्ट पॉलिसी को आजाद कर दिया। फिर बैरूनी सरमायाकारों को भारतीय कंपनीज में 51% का शेयर होल्डर बनने की दावत दी, इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोल दिए और इस सोच का खात्मा किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो कब्जा कर लेगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरह आई थी। इस सोच को खत्म किया और फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स को दावत दी और 51% शेयर जो हैं अब उनकी झोली में डाल दिया और कहा कि आप इन्वेस्ट करें। 80% सनत को आजाद इन्वेस्टमेंट का रास्ता दिया, लाइसेंस राज का खात्मा करके।
लाइसेंस के मसाइल थे, उसमें करप्शन होती थी, उस लाइसेंस राज का खात्मा किया। और लाइसेंस राज के खात्मे के साथ ही जो है वो भारत जो है उसकी सनत जो है वो फलने फूलने लगी। लोगों के पास ये मसाइल नहीं थे कि उन्होंने लाइसेंस लेना है और उन्होंने फिर इन्वेस्टमेंट करनी है और फिर इंडस्ट्री लगेगी। एक लंबे प्रोसेस को रैपिड कर दिया। 80% सनत को आजाद इन्वेस्टमेंट का रास्ता दिया और कारोबार बढ़ाने के लिए सरकार की इजाजत, लाइसेंस और दीगर जो गैर जरूरी रुकावटें थी उनको खत्म करके सनतकार की जिंदगी आसान और सरकारी करप्शन का रास्ता रोका, क्योंकि जितनी फाइल चलती थी उतने पैसे लीक होते रहते थे। सरमायाकारी ना होने और महदूद सनतों पर सरकारी कंपनियों की इजारादारी का खात्मा किया, यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी उनके मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज नहीं थी, तो मुकाबला बढ़ाया और जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी उन्हें भी आजाद किया सरकार के हुदूद क़यूद से। उन्हें कहा कि आप अपने हिसाब से फ्लरिश करें और उनके मुकाबले में पब्लिक कंपनीज के मुकाबले में जो प्राइवेट पार्टनरशिप्स थी, प्राइवेट कंपनीज थी, उनके कयाम को फरोग देकर मार्केट में मुकाबले के रुझान को बढ़ाया। यूं मयार बेहतर होता चला गया, यानी जो सड़क बननी थी, जो इंडस्ट्री लगना थी, कोई टेक्निकल जोन्स बनना थे, इंडस्ट्रियल जोन्स बनना थे, उसमें मयार बेहतर होता चला गया, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी उनके मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो हैं वो भी बिड कर रही थी और वो अपना जो है वो हिस्सा डाल रही थी। तो इसके अलावा यह हुआ कि पब्लिक सेक्टर कंपनी से जो सरकारी छतरी थी वो उतरी, तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने भी ग्रो किया और उनका भी मयार बेहतर हुआ, उन्होंने भी फिर अपने आप को एक्सपेंड किया। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था जिसकी वजह से आज भारत जाना जाता है, माना जाता है, गूगल वो लीड कर रहा है, बाकी तमाम बड़ी आईटी फर्म्स को वो देख रहा है, कंसल्टेंसी में वो सबसे आगे है। अपनी जो सॉफ्टवेयर मार्केट थी 1991 की, जो कि सिर्फ इन हाउस थी, विद इन दी हाउस थी, विद इन इंडिया ऑपरेट कर रही थी, उसे कहा कि हम आपको टैक्स रिलैक्सेशन देते हैं और अच्छी खासी टैक्स रिलैक्सेशन के साथ उन्होंने कहा कि आप इसकी एक्सपोर्ट शुरू करें। यानी जो उनका सॉफ्टवेयर था, जो उनकी टेक्नोलॉजी थी, आईटी सेक्टर में उनकी ग्रोथ थी, उससे उन्होंने एक्सपोर्ट करने का फैसला किया और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को टैक्स छूट दी, जिसने भारत को फिर आईटी एक्सपोर्ट की एक पहचान दी। और अब सवाल यह है कि भाई ये इतनी मोटी मोटी बातें, इसका आम आदमी की जिंदगी पर असर क्या है? तो जनाब हुआ ये कि बैरूनी सरमायाकारी आई, क्योंकि आपने सरमायाकारों को दावत दी, 51% शेयर की, तो सरमायाकारी आई तो फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसने ग्रो किया, फूड आउटलेट्स खुल गई बड़ी बड़ी, कपड़े, जूते, हवाई सफर, टेलीकॉम इंडस्ट्री, मीडिया, हर सनत में आप कह लीजिए कि एक नई और बैरूनी सरमायाकारी थी जिससे एक जान पड़ी, नई नौकरियां क्रिएट हुई और ये जो भारत की मार्केट थी ये बैरूनी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बनी और करोड़ों नौकरियों से भारत के शहरियों ने फायदा उठाया और मईशत बढ़ती चली गई। यूं वो भारत जो 91 में डिफॉल्ट कर रहा था, उसने 1991 के इस बजट में पेश की गई तजावीज और पॉलिसीज को कंटिन्यू किया कंसिस्टेंसी के साथ, यानी आप कह लीजिए मिसाके मईशत किया और इस मिसाके मईशत पर तमाम हुकूमतें चलती रहीं और दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी भारत अब बन चुका है। अब मनमोहन सिंह ने जो बजट पेश किया था 91 में, उसमें उन्होंने 2-3 बड़े तारीखी जुमले कहे थे। अपनी तकरीर में उन्होंने विक्टर हुगो का एक जुमला इस्तेमाल किया और कहा कि दुनिया की कोई ताकत उस आइडिया को नहीं रोक सकती जिसका वक्त आ गया हो। यानी 91 में इंडिया ने डिसाइड कर लिया था कि उनका टाइम आ गया है और उन्होंने इस प्लान को फॉलो करना है। दूसरी चीज उन्होंने मनमोहन सिंह ने यह कही कि हम अपने मसाइल को कम करके आज बयान नहीं करेंगे, जो जितने मसाइल हैं उतने बयान करेंगे, उन मसाइल की आंखों में आंखें डालेंगे। और फिर उस इंडिया ने मसाइल की आंखों में आंखें डाली, मुकाबला किया, मईशत बेहतर हुई। जबकि आज हम सिर्फ और सिर्फ वाघा बॉर्डर पर आंखों में आंखें डालते हैं, मूंछों को दाव देते हैं और मुकाबला यह होता है कि कौन ज्यादा जोर से पांव पटकता है। जबकि इंडिया जो है वो इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड कर रहा है और दूसरी तरफ वाज़ेह यह है कि उसके यहाँ एक बड़ी मार्केट है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, हमारे यहाँ ये चीजें नहीं है। दूसरी चीज यह है कि इंडिया जो है वो इस वक्त चांद पर जा चुका है और हम जो है वो अभी तक कराची और लाहौर की सड़कों पर गटर के ढक्कन पूरे कर रहे हैं। तो ये है इन दोनों मईशतों का फर्क। दोनों एक ही जगह पर हैं, बस फर्क ये है कि वो 91 में वहां थे, हम 2023 में 32 साल बाद वहां हैं। लेकिन अगर आज हम कुछ अच्छे फैसले लें तो शायद आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल बाद हम आज के इन सख्त फैसलों का फल चखेंगे। लेकिन ये मुश्किल फैसले करे कौन?